नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। संभावना है कि कल दोपहर तक एमपी में टीम मोहन के नामों का खुलासा हो सकता है। संभावना है शब्द पर गौर करिएगा, क्योंकि बीजेपी में अब इन दिनों सारी संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। संभव है कि बहुत 3-4 दिनों और लग जाएं, लेकिन हम तो कह ही सकते हैं संभावना है। बहरहाल यह पता चल जाएगा कि कितने वरिष्ठ और कितने कनिष्ठ लोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना कुनबा बनाएंगे। अभी तक तो संभावना यही है कि वरिष्ठों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और गोपाल भार्गव भी शामिल हो सकते हैं। कनिष्ठों में किसकी लॉटरी लग जाए ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि बीजेपी के बारे में कोई भी कयास लगाने और उसे सगर्व उच्चारित करने से अब मेरी तरह हर कोई बचेगा ही, क्योंकि कब, कहां और कैसे बीजेपी चौंका दे ये कहा नहीं जा सकता। मंथन चल रहा है, ये तय है। दिल्ली में कल एक दौर की बात हुई, आज भोपाल में भी मुख्यमंत्री की कैलाश विजयवर्गीय के साथ बंद कमरा मीटिंग हुई। दिलचस्प यह है कि सीटें कम हैं और विधायकों की भरमार है। अभी महाकौशल और आदिवासी दोनों ही बीजेपी की वरीयता में होना चाहिए, ऐसा अनुमान है। उधर कांग्रेस में 2 दिन पहले हुए गंभीर ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में कितना सुधार होगा ये तो तय होगा लोकसभा चुनाव के वक्त। लेकिन नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जरूर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो आज बात करेंगे सियासत के इसी बदले हुए दौर की। बीजेपी की नई टीम लोकसभा चुनाव के मुताबिक लक्ष्य को कितना और करीब ला सकती है। कांग्रेस की नई टीम क्या हालिया हुए भारी नुकसान की कुछ भरपाई करा पाएगी? मंत्रिमंडल के स्वरूप में इलाकाई संतुलन दिखेगा, जातिगत संतुलन दिखेगा, माफ कीजिए, या दिल्ली का संतुलन दिखेगा? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका नई सरकार में क्या होगी? उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब क्या करेंगे? बतौर विधायक सदन में आके बैठने से तो वो रहे, अब उनके लिए एमपी में क्या शेष बच गया है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में बीजेपी की विधिवत सरकार बने 1 सप्ताह का वक्त हो गया। अब तैयारी टीम मोहन की चल रही है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कल की बैठक में शिवराज के ना होने पर खबरें बड़ी हो रही थी, तो आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी आमद दर्ज करा दी। पहले आज शाम को वो दिल्ली जा रहे थे, अब खबर है कि कल दोपहर को उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी। एमपी में कैबिनेट गठन दिल्ली के नेताओं के लिए भी थोड़ा मुश्किल टास्क तो है। 163 विधायकों में कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें कई सालों के बाद एमपी भेजा गया। कई पुराने मंत्री भी हैं जिनकी भी दावेदारी है। संभावना यही है कि नए पुराने का कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास होगा, यानी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे पुराने नाम, तो भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव, सिंधिया खेमे से प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत जैसे नामों पर भी विचार हो सकता है। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री जैसे मंत्रियों के नाम में भी यदि चौंकाए तो किसी को हैरत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके, और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। उधर बीते दिनों एक झटके में युवा हुई कांग्रेस ने भी विपक्ष की अपनी सकारात्मक भूमिका का एक संकेत तब दिया जब ये खबर आई कि विधानसभा अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए वो नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर सत्ता पक्ष के साथ है, यानी तोमर निर्विरोध बन सकते हैं अध्यक्ष। आज नए नेता उमंग सिंगार की सक्रियता भी चर्चा में रही। दिन भर वे नए विधायकों को साधते भी रहे। हालांकि कमलनाथ बतौर विधायक नए नेता प्रतिपक्ष के झंडे के नीचे कैसे आएंगे ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सदन के सदस्य नहीं हैं, वे चुनाव हार गए, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे साबित करने के लिए पूरा दम लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी के भरोसे पर खरा उतरना। जीतू जल्द ही कमलनाथ की पुरानी टीम में भी बदलाव करना चाहेंगे।
कांग्रेस की विचार को हम घर घर तक, जन जन तक, मध्य प्रदेश के मन में लेके कैसे जाएं और कांग्रेस को विजय दिलाएं, इसके लिए भरसक प्रयास करें। वरिष्ठों का सम्मान, उनका आशीर्वाद के साथ युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये समय की मांग है और इस समय की मांग को पूरा करने का दायित्व हम सबका। आने वाले दौर में वो लोकसभा हो या आने वाली विधानसभा हो, मैंने कहा ना, सारे वरिष्ठ जनों के, तो उसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सामूहिक नेतृत्व आता है। उनके सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही कांग्रेस चलेगी। दोनों ही प्रमुख पार्टियों से पुराने खेवनहार रवाना कर दिए गए और नए लोगों के हाथ में पतवार थमा दी गई। लहरों का उफान दोनों ही दलों में पर्याप्त होगा, क्योंकि लंबे वक्त से जमे नेताओं के जूते में पैर डालकर चलना आसान बात नहीं होगी। फिलहाल तो दोनों ही दलों के नए मुखियाओं के लिए किसी कवि की एक लाइन को सुनना, समझना और बारीक नजर रखकर देखना होगा। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं दिनेश राय मुनमुन, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और MLA भी हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी का। दूसरे मेहमान है सुरेश राजे, ये कांग्रेस के नेता हैं और MLA भी हैं। सुरेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे जाहिर तौर पर दिनेश जी से। दिनेश जी, ये बात सही है कि बीते कुछ महीने में जिस तरह से बीजेपी चौंका रही है, लिहाजा कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि कल होगा, परसों होगा या कब होगा। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ सुगबुगाहट आपके पार्टी के अंदरूनी हिस्से में चल रही है, कब कोई डेट ऐसी तय हुई? देखिए प्रवीण जी, ये पूरा मामला हमारे मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है। ये उनको तय करना है कब तक मंत्री परिषद बनाए, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2-3 दिन के अंदर मंत्री परिषद का यहाँ पर हो जाएगा। और किसको बनाना है, क्या करना है, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में है। हम लोग भी यही मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कमज़ोर व्यक्ति को लेकर सबका साथ सबका विकास की धारणा चलती है और इसलिए कोई भी निश्चितता नहीं है कौन व्यक्ति यहाँ पर मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन कांग्रेस में जो तरीका है, आपने देखा परिवारवाद के बाद आज भी जो देखा हमने, ऐसे नेतृत्व को आप जवाबदारी सौंपते हैं जो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते हैं, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। वैसे मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा, मेरे मित्र भी हैं, पिछली बार विधानसभा में रहे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अति शीघ्र मोहन जी अपनी टीम को अति शीघ्र हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। एक बार सुरेश जी को इन कर सकते हैं। सुरेश जी, आपके यहाँ लीडरशिप बदल गई, बिल्कुल नया कर दिया, युवा कर दिया पार्टी ने। अब आपको लगता है कि जो संकट था अभी तक का वो टल जाएगा, दूर हो जाएगा लोकसभा चुनाव तक? नहीं, न पहले कोई संकट था न अब कोई संकट है। अच्छा। और ये परिवर्तन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यहाँ सत्ताधारी दल ने CM बदल दिया, तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ये कोई विषय नहीं है। लेकिन 163 सीट लाके बदला सर, आप तो और कम हुए मतलब पिछले बार से। नहीं, देखिए, जहाँ तक कम होने का सवाल है तो कोई हमारे चुनावी प्रबंधन में कमी के कारण कम थोड़ी हुआ है। अच्छा। जिस जिस तरह का जनादेश EVM से निकला है उसमें तो किसी का भी बस नहीं चल सकता। क्या कर सकते हैं? तो फिर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलना था, मतलब माने EVM की अगर गलती थी तो फिर ना। देखिए, मैंने कहा ना प्रदेश अध्यक्ष बदलना और टीम बदलना ये एक स्वभाविक क्रिया है, इसमें ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ये राजनीति का एक स्वभाव है, इसमें नया क्या हुआ है वो तो बताएं आप। आपको ध्यान हो, अभी आप मुनमुन राय जी कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी जो चुनाव हार गए। मुनमुन राय जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे थे कि नहीं हारे थे? उसके बाद वो देश के शीर्ष स्थान प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और इसलिए ये कोई विषय, कोई पैमाना नहीं है। ठीक है। और देखिए, ये राजनीति का, मैंने कहा ना, अब जिस दौर में जो सामने हमारे यहाँ मामला है उसको ध्यान में रख के भाई देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमारे नेता पे आरोप लगाते थे कि वो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अरे भाई, आप कांग्रेस की चिंता करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें। आपके
सुरेश जी, आत्मविश्वास की दाद दूंगा मैं वाकई। एक बार तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। पवन देवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि समृद्ध विधायक दल है, अच्छे लोगों का चयन होगा। ये कब होगा अभी ये तय नहीं। प्रहलाद जी ने एक संकेत दिया और उन्होंने कहा कि अमूमन परंपरा है सत्र के दौरान जो है विस्तार नहीं होता, यानी हम ये मान के चलें 20 के बाद होगा। और होगा तो कौन कौन से चेहरे आएंगे? देखिए प्रवीण जी, ये बड़ी जद्दोजहद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बम्पर बहुमत से सरकार बनाई है बिल्कुल। और नए मुख्यमंत्री हैं जिनको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। 2020 में वो शिवराज मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री बने थे। अब बहुत फौज है, कहना चाहिए, सेनापतियों की। इन सेनापतियों की फौज के साथ उन्होंने पैदल के रूप में काम किया है और अब वो सेनापति बन गए उन सेनापतियों के। तो ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे निर्णय कुछ कर पाएंगे? और जैसे प्रहलाद जी ने अभी कह दिया, ये विषय प्रहलाद जी का था नहीं, उनको ये कहना नहीं चाहिए था। क्या वो कमांड कर रहे हैं? जैसे शुरुआत से देखा जा रहा था कि प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो एक उन्होंने ये कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विस्तार नहीं होता है। आप ये बताइए कि आज नामांकन दाखिल कर दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने, और संभवतः ये संकेत थे कि गोपाल भार्गव को वो चेयर से फ्री किया जा रहा है। कभी भी नरेंद्र सिंह तोमर को चेयर पे बिठाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जो प्रहलाद पटेल ने कहा है, क्या उनकी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? बात हुई तो फिर आज नामांकन दाखिल करने की क्या आवश्यकता थी? फिर कल शिवराज जी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, दिल्ली बुलावा है उनका। तो जो आज ही सब लोग लौटे हैं दिल्ली से सुबह। तो जो ये जद्दोजहद चल रही, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये तय करना बहुत कठिन होगा कि नए मुख्यमंत्री के साथ, युवा मुख्यमंत्री के साथ युवाओं की टीम बनाई जाए, या पुराने जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो मंत्री रहे हैं लंबे समय तक, कोई 4 बार कोई 5 बार, उनको उनके साथ में बिठाया जाए। और जब उनको साथ में बिठाएंगे तो वो उनके साथ कैसे काम करेंगे, कैसे सहजता से उनको निर्देश देंगे जिनका पालन वो मंत्री करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में हमने मंत्रियों को लड़ते झगड़ते देखा है, गोपाल भार्गव फाइलें फेंक के आ जाते थे, अरविंद तोमर कुछ भी बोलते थे, नरोत्तम जी की अपन ने रवैया देखा है, तो मोहन जी के साथ क्या घटना घटेगी ये केंद्रीय नेतृत्व तो कब तक देखेगा? और जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी बार बार, तो मुझे लगता है कि मोहन सरकार कैसे चल पाएगी, बड़ा गंभीर विषय है। नहीं, ऐसी शंका लोग पहले शुरुआती दौर में शिवराज जी के लिए भी करते थे। एक बार दिनेश जी को इन कर देते हैं। दिनेश जी, क्रिकेट में होता है भाई, अगर मान लो बहुत सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, मैच में भी, वो सब टीम में आ जाएं, तब तो टीम 11 चुनना माने बिल्कुल बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता होगा। ठीक वैसा आपके साथ हुआ। 163 लोगों में इतने बड़े बड़े नाम आ गए, और इलाकाई संतुलन अभी तक हम देखते आ रहे हैं, जातिगत संतुलन, ये सब साधा जाता है कैबिनेट में। आपका महाकौशल अभी तक इन नहीं हुआ। ट्राइबल पिछली बार आपके यहाँ थे नहीं, महाकौशल पिछली बार भी उपेक्षित था बीजेपी गवर्नमेंट में। ये सब साधने में आपको लगता है बहुत पसीने आने वाले हैं आप लोगों को? नहीं, हमारे वरिष्ठ लोक नेतृत्व है और हमारे मजे हुए खिलाड़ी है मोहन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी। कहीं कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम उम्मीद करते हैं और सबको उम्मीद है कि वो इतना बेहतर काम और तेज़ी से करेंगे मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उसको और गति देने के लिए मोहन जी बहुत आगे बढ़ाएंगे। और उनका पूरा भरोसा विश्वास हमारे 163 विधायकों को है और हमारे नेतृत्व को है। हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ये काम होने जा रहा है और कहीं कोई ऐसी शंका नहीं है कि 163 में से किसको कौन दायित्व दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ना बड़ा कोई छोटा होता है, सब कार्यकर्ता होते हैं। किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाएगा, जवाबदारी दी जाएगी, वो बड़ी ईमानदारी से करेगा। मंत्री बनना ही कोई लक्ष्य नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को क्या दायित्व दे दें, संगठन का काम दे दें या शासन का दे दें, लेकिन यह है कि जिस व्यक्ति को भी मिलेगा वो बड़ी ईमानदारी से और मोहन जी की सरकार में आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं मानता हूँ हमारा वरिष्ठ नेतृत्व इतना सक्षम है कि वो ऐसे लोगों को चुनकर बनाएंगे माननीय मोहन जी कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और तीव्र गति से जन कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाएगी और सबसे कमजोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और अभी पहले प्रदेश को आगे बढ़ाने पहले वाले सवाल में कुछ आरोप लगा रहे थे, आपकी जीत पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उस पर देखिए राजेश जी का तो जो कहना है वो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल निश्चित बोलता हूँ। कहते ना प्याज ज़्यादा खाने से, कहावत है ना,
तेज प्याज खाने वाले को कहावत कही गई है। इसी प्रकार उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करी है, जो हमारे अटल जी से जोड़ रहे हैं आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उन पर इतना भरोसा कर रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में अभी जिस तरीके से आपने उनकी हार देखे हैं जो इंदौर राव में, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सबको लेकर चलेंगे? आज उनके पूर्व अध्यक्ष कहाँ पर हैं? विदेश में हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वो भी कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद उनको लेना पड़ेगा। अभी उन्होंने जो प्रतिपक्ष नेता बनाए, 3 साल तक लड़ाई चलती रही, एन मौके में बनने का समय आया तो कंप्रोमाइज करना, माफीनामा चालू हो गया। तो मैं कैसे मान लूँ इनके बीच में सब ठीक चल रहा है? जो टुकड़े टुकड़े में बटी हुई कांग्रेस है, इससे कहीं कोई उम्मीद लगाना नहीं होगा कि अभी जो कह रहा है कि सब ठीक है। आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें तो इनको लगता है कि एक भी सीट लाना बहुत टेढ़ी बात है। अभी जो एक सीट ले आए थे छिंदवाड़ा से, मैं उम्मीद करता हूँ और दावा करता हूँ कि मेरी विधानसभा से ही लगा हुआ छिंदवाड़ा, मेरा पूरा एरिया कमलनाथ जी के 6 से लगा, जहां से मैं जीत के आ रहा हूँ लगातार 3री बार। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार वहां से कांग्रेस किसी भी हालत से नहीं जीतेगी। सुरेश जी, खंडों में बटे हुए आप लोग, खंडों में बटे हुए ये कहना है दिनेश जी का, तो कहां से आप लोग जीत पाओगे? और दूसरी बात, आपकी जो नई लीडरशिप है उस पर भी बहुत बड़े सवाल वो उठा रहे। सुरेश जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं ठीक है, राय साहब का अपना नज़रिया है, उन्हें कहना भी चाहिए। सत्ता पक्ष का जो काम है वो सत्ता पक्ष करेगा। जहाँ तक हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की बात उन्होंने कही कि कहाँ हमारे कमलनाथ जी हैं, कहाँ हमारे सम्मानित दिग्विजय सिंह जी हैं। देखिए, दोनों ही पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों का ही राजनीतिक जीवन कैसा है मुनमुन राय जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उनके आशीर्वाद की जहाँ तक ज़रूरत है या सवाल है, तो मुनमुन जी आप तय मानना लोकसभा में देखने को मिलेगा। अभी आपने कहा है कि एक सीट हम छिंदवाड़ा भी छीन लेंगे। हम कह रहे हैं आप एक काम करें मुनमुन जी, आप सरकार से कहें और निर्वाचन आयोग से कहें कि सिर्फ ईवीएम से चुनाव बंद करा दें। 29 में से आप 10 भी नहीं जीत पाओगे। आप कहाँ से जीते? आप ईवीएम से आए हो क्या? ये 29 में से 10 जीतना। आप बैलेट पेपर से जीत के आए हैं क्या? खुद ईवीएम से जीत के आए हैं। और ये बताइए, वहां से 7 की 7 सीट कमलनाथ जी जीते हैं, वो भी तो ईवीएम से जीते हैं ना, फिर क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? अरे अगर कमलनाथ जी की 7 सीट जीतते हैं तो वहां भी तो ईवीएम थी ना, फिर क्यों? देखिए, चुनाव के पहले भी इसी प्रकार से आप लोग लांछन लगा रहे थे कि अरे अधिकारियों की लिस्ट ला दीजिए, कौन अधिकारी ने क्या किया। ऐसा प्रोपोगंडा मचा दिया था जैसे सरकार आप बनाने जा रहे हो। नहीं। उस समय भी इसी तरीके का व्यवहार था आपका। और बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? कितने लोग लेके जीते आप? और अब आप लोकसभा में आप चैलेंज कर रहे हो। जवाब ले लेते। सुरेश जी जवाब दीजिए आप। सुरेश जी जवाब, सुरेश जवाब सुरेश जी। बहुत बड़ा यार आपका दिल है यार बोलने में, मानते हम कांग्रेसियों का। वाह वाह मुनमुन जी बोले। नहीं, मुनमुन जी मेरा जी कहना है कि देखिए, इस तरह का दम भरना तो बिल्कुल कदापि ठीक नहीं है कि हम एक सीट नहीं ला सकते। अगली डिबेट में जब बैठेंगे लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल बैठेंगे, यही पैनल रखेंगे कि मुनमुन जी, वही मध्य प्रदेश है, वही प्रदेश है, यही पैनल होगा, ये वही प्रदेश है। पिछली बार 2018 में हम सरकार में आ गए थे, ध्यान है आपको? हाँ, सरकार में आ गए थे। हाँ? लेकिन हम लोकसभा की सारी सीटें हार गए, एक सीट जीते। इसलिए इस बार आप सरकार में हो, जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा जीत जाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, और फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इतना ही दम है आपको अपनी काबिलियत पर, अपने संगठन पर और अपनी पार्टी की नीतियों पर, तो मैं फिर कह रहा हूं ईवीएम से चुनाव बंद करा दो। फिर वही सवाल हो जाएगा कि छिंदवाड़ा कैसे जीते, आप कैसे जीते, फिर ये अंताक्षरी चलने लगेगी। कैसे जीते, क्या मेहमान को इन कर लेते हैं सर, ये बात सही है। यही सवाल फिर इसी के इर्द गिर्द हो जाएगा। सुरेश जी, आप भूमिका बना रहे हो। 66 कैसे जीते फिर भाई? 66 कैसे जीते? छिंदवाड़ा भी हारोगे, अभी से फिर ईवीएम का रोना चालू कर दिया। 66 कैसे जीते? एक बार इन कर लेते। तीसरे मान पवन देवलिया। पवन जी, जो दोनों वरिष्ठ की बात कर लेते हैं, दोनों पार्टी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इतना ही दम है आपकी नीतियों पर, इतना ही दम है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर, इतना ही दम है आपको। अरे अभी क्या हो गया यार, दम है 163 सीटें छीन के ले आए, ईवीएम बंद कराइए। ठीक है, अब दम है भाई, दम है, कहा है ना मोदी दम है। सुरेश जी तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं। सुरेश जी
अरे अभी सदन चलेगा सर 20 तारीख तक, 20 तक कमलनाथ सदन है, 20 तक सदन है। आपके पास तो बहुत बड़ा मंच है, 20 तक चल रहा है सत्र। एक बार हम गैर राजनीतिक मेहमान को इन कर लेते। पवन देवलिया वो नहीं जा पाएंगे सदन में, इसलिए उनसे उनको यहाँ इन कर लेते। पवन जी, दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर, मतलब एक तरफ शिवराज जी कर लो, एक तरफ कमलनाथ जी, अब इनकी भूमिका क्या? नई लीडरशिप दोनों पार्टियों में आ गई, नई लीडरशिप ने ओन भी कर लिया। वहां से जीतू पटवारी ने ओन कर लिया, उमंग सिंगार ने ओन कर लिया, यहां से मोहन जी ने कर लिया और बाकी लोगों ने कर लिया जो डिप्टी सीएम है। अब इन दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता की क्या भूमिका आप देखते हैं, शिवराज जी की और कमलनाथ जी की? देखिए प्रवीण जी, कमलनाथ जी तो जा चुके हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में कमलनाथ जी ने स्वीकार कर लिया था और वो स्वतः जो है राजनीति से कहना चाहिए कि उसमें अपने एक सीमित दायरे में उन्होंने अपने आप को समेट लिया है। नहीं, मगर इलेक्शन के वक्त कहां दिखा सिमटा हुआ? हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आपकी आवाज आ रही है पवन जी। शायद संभवतः कुछ ऑडियो की दिक्कत है, एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या भूमिका होगी शिवराज जी की? ये सवाल लोगों के दिमाग में है कि वो क्या होगी। क्या गौर साहब की तरह वो भी मंत्रिमंडल में आ जाएंगे या फिर कहीं दिल्ली बुला लिए जाएंगे? उनकी भूमिका को लेकर बड़ा संशय है। देखिए, इसमें मैं कहता हूं चिंता करने की बात नहीं है प्रवीण जी। अभी आपने जो देखा, हमारे मुख्यमंत्री बने तब भी कंधे से कंधे मिला के हमारे सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ खड़े मिले। आज हमारी विधानसभा हुई, हमारे पूरे नेता बेहिचक कोई पद और उसका बिना लोभ के पूरे मुस्कुराते हुए विधानसभा में बैठे, पूरी ताकत से, ईमानदारी से। हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे हमारे विजय वर्गीय जी हो, सब पूरे बैठे। हाँ, मगर ये बात मानना पड़ेगा, अभी पवन जी बता रहे थे कमलनाथ जी गए, और राजे जी से भी मैं जानना चाहता हूं, कहीं 108 की माला लेकर कहीं तीरथ में तो नहीं निकल गए आपके कमलनाथ? जवाब ले लेते हैं राजा साहब। ये यही आ गया है। एक सवाल ये भी है, कि उमंग सिंगार के अंडर में कायदे से टेक्निकली उन्हें रहना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तो फिर लीडर कहलाता है और सारे विधायक उसे फॉलो करते हैं। तो कमलनाथ जी उमंग सिंगार के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, आपको उम्मीद है? देखिए प्रवीण जी, मुनमुन भैया ने अभी एक बात कही कि सारे लीडर हमारे सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर सदन में थे। मैं मुनमुन भैया, मैं भी सदन में था, आप भी सदन में थे। जी। सिंगार जी के साथ कौन हमारा साथी था जो कंधे से कंधा मिला के नहीं दिखा? कमलनाथ जी नहीं थे। कमलनाथ जी नहीं थे। ध्यान करके बताओ जरा, कौन नहीं था? कमलनाथ जी नहीं, कमलनाथ जी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को बताकर गए हैं कि मैं सदन में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा और अनुमति लेकर गए। आप जानकारी ले लो। विधानसभा आए थे, अभी तो उन्होंने सदस्यता भी नहीं ली, शपथ नहीं ली, मतलब उन्होंने शपथ नहीं ली ना। आज पहला दिन था और उनके शपथ नेतृत्व में आप चुनाव लड़े और वो हारे। लेकिन देखिए, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, मोहन जी हमारे मुख्यमंत्री है, हमारा जो भी बुजुर्ग वरिष्ठ नेतृत्व था सबने उनको स्वीकार किया और कंधे से कंधे मिलाया। लेकिन आपके वरिष्ठ लोग तो आए नहीं। बोलिए, कहीं शंका की तो बात है, वो स्वीकार नहीं कर रहे। उमंग सिंगार जी के सम्मानित विजय सिंह जी तो सदन के सदस्य नहीं है। आज उनका प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जगह में जो, देखिए कभी भी आप देखिए किसी का ट्रांसफर होता है, चार्ज होता है, कोई भी अध्यक्ष नगर पालिका हो चाहे आपका कलेक्टर हो, चार्ज देते हैं। हाँ। लेकिन कहाँ गए थे कमलनाथ जी? ने बिना चार्ज दिए चले गए या डेरा उठा के? बताइए जवाब राजे। वो 5 साल पहले चले जाते, इतनी दुर्गति नहीं होती राजे जी। कम से कम 80-90 सीट तो जीतते अगर कमलनाथ जी को पहले ही हटा दिए होते और कोई युवा को पहले रख लिए होते तो मेरे को तो उम्मीद थी 80-90 सीटें जरूर जीतते। मतलब देखिए, आपके नए प्रदेश अध्यक्ष को क्षमतावान मान रहे हैं मुनमुन जी। मुनमुन भैया, आप तो कुछ मत हटाओ, ईवीएम हटा दो। मुनमुन भैया, आप कुछ मत हटाओ, ईवीएम हटवा दो। लोकसभा में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ईवीएम से जीते हो, सारी नीति मतपत्र से जीते? आप बता दीजिए, आप ईवीएम से जीते हो कि मतपत्र से जीते हो? मुनमुन भैया, मतपत्र में मिले मुझे 80% से ऊपर वोट। मतपत्र में 80% से ऊपर वोट मिले, ठीक है ना। और ईवीएम में से जो 30,000 से ऊपर जीतना था उसमें हम जीत रहे हैं 2200 से भैया। और 2200 से छिंदवाड़ा में क्या स्थिति? छिंदवाड़ा में 7 सीटें आप जीते। कितने आपके कांग्रेस के विधायक जीते हैं? क्या वहां ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? देखिए, आपको वोट मिली है ओपीएस की। देखिए, हम स्वीकार करते हैं
आपने जो झूठे वादे किया था कि हम आपको पेंशन देंगे, इसलिए वो धोखे में आके उन गुरुओं ने आपको वोट दे दिया। आज पछता रहे हैं वो लोग। नहीं, आज अब पछता कितने रहे झूठे हैं। वादे किए तो वक्त बताएगा। झूठे वादे आपने ठीक किए कि है। हमने किए। तीसरे मेहमान बंद कर लेते हैं। पवन जी को पिछली बार किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाए थे। आऊंगा सुरेश जी, यदि वक्त रहा तो आऊंगा। एक बार तीसरे मेहमान को लेते हैं। पवन जी, जो सवाल जब भी कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण आप तक नहीं पहुंच पाया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता यानी शिवराज जी और कमलनाथ जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? कमलनाथ जी क्या उमंग सिंगार के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे? बीजेपी में तो उम्मीद की जा सकती है, जैसे मुनमुन जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि भाई सारे वरिष्ठ नेता पहुंच गए और उन्होंने ये मान लिया कि भाई मोहन जी हमारे सीएम हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, चुनाव जब चल रहा था, चुनाव जब कहना चाहिए पीक पे था, उस समय कांग्रेस के खेमे में अंदरूनी बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ था चुनावी रणनीति को लेके। रणजीत सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह जी के बीच में और कमलनाथ जी के बीच में जो विवाद हुए, उसके बाद जो रणजीत सिंह सुरजेवाला ने अपने आप को एक फ्लैट में कैद कर लिया और केवल वो दर्शक की भूमिका में रहे। तो मुझे लगता है कि अभी जो निर्णय हुआ है जीतू पटवारी के विषय में या उमंग सिंघार के विषय में, तो कमलनाथ जी जो है एक मार्गदर्शक मंडल में स्वतः जा चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं बचता। क्योंकि अब अगर वो जद्दोजहद करेंगे वापस आने की, तो ये जो युवा नेता हैं ये उन पर छींटाकसी करेंगे। ये उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब मेरे लड़के की उम्र के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं राजनीति में। अब मैं एक बात बोलूंगा तो वो चार बातें बोलेंगे, और जो उनका मान सम्मान है, जो पार्टी में उनका कद है, वो निरंतर नीचे गिरेगा। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ बीजेपी के संदर्भ में अब दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति करेंगे, और जिस तरह मोतीलाल भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में शिवराज सिंह लगातार चुनौती दे रहे हैं। शिवराज सिंह की टीम मध्य प्रदेश में के बड़े पैमाने पर सक्रिय है, जो बार बार ये अपील कर रही है जनता में जाके कि मामा को वापस लाओ, मामा को वापस लाओ, कौन है ये मोहन। इस तरह के सवाल आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में। अचानक से एक कहना चाहिए भीड़ जुट गई है इस चीज को लाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कैडर बेस पार्टी है, उनका निर्णय दिल्ली करेगा। दिल्ली के निर्णय को शिवराज जी कैसे स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अगर वो केंद्र सरकार में शिवराज जी को मंत्री भी बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मध्य प्रदेश को छोड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि लगातार बड़े बड़े जो लोग जीत के चुनाव आए हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, तो शिवराज जी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता, इतना अनुभवी नेता है। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी उसी थीम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए पवन जी, वक्त इजाजत नहीं देता, माफ कीजिए, मुझे रोकना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि बहुत दिलचस्प हो गया है एमपी का नया सियासी दौर। नया दोनों तरफ से नया है। आने वाले और भी नए नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, मंत्रिमंडल के लिहाज से भी और कांग्रेस के विपक्ष के संगठन के भी लिहाज से भी। कौन कितना ताकतवर होगा और कितना असरकारक होगा, इसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा लोकसभा चुनाव के वक्त। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।